कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है वो सारी चीज़ें देख ली थी, है ना। अब आगे जो है इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। थर्मोडायनेमिक्स में जो है अब नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंटरनल एनर्जी जो है आपका, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ टोटल एनर्जी, जितने भी एनर्जीज होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, काइनेटिक एनर्जी है, और जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, सारे के सारे जितने भी एनर्जी प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इट इज़ द सम ऑफ all types of energy possessed by a molecule। ठीक है, तो ये जो है इंटरनल एनर्जी, इसको कैपिटल ई से शो करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब एनर्जी देखते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। अगर यदि हम सम ऑफ टोटल एनर्जी बोल रहे हैं तो टोटल एनर्जी में आपका दो ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इस काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या बोल सकते हैं हम, ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशन प्लस ई वाइब्रेशन, जैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, है ना, तो ये सारे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे। प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्लस ई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इन सभी का सम जो है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ इंटरनल एनर्जी। अब इसको जब हम किस में देखे थे, हीट कैपेसिटी के टर्म्स में देखे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, तो E इज इक्वल्स टू होता था NCV dt। ठीक है, ये आपका जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। CV जो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, N जो है नंबर ऑफ मोल्स, T जो है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है आपका E जो है इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड रहता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NCV T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। वैसे ही आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये भी था एक CP, तो इसकी भी जो है वैल्यूज़ जो है वो किस पे अलग अलग, जैसे मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए अलग अलग होती है। तो CV फॉर मोनो एटॉमिक, एक ही एटम जिसमें होंगे मोनो एटॉमिक गैस, इसके लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 R। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। वैसे ही फॉर CV फॉर डायटॉमिक गैस, दो एटम है जिसमें जैसे H2N2 NO है ना, ये सारे जो है दो एटम वाले हैं, तो 2 एटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा, डायटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा
5/2r और CV फॉर पॉली एटॉमिक गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 से अधिक इसमें जो है एटम्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 3r। ठीक है, आगे हम इसको जो है CP के लिए भी देखेंगे क्या क्या वैल्यू होती है। तो CV के लिए अभी जो है मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2r, डायटोमिक गैस के लिए 5/2r और पॉली एटॉमिक गैस के लिए 3r होता है। ठीक है, इसके एक जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपका इंटरनल एनर्जी जो है हमने पहले भी देखा था कि जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें डेल टी जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो टेम्परेचर 0 है तो इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा। ये भी हम देख चुके थे, डेल ई इज इक्वल्स टू 0। और फॉर साइक्लिक प्रोसेस ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में भी जो डेल ई की वैल्यू होती है वो हो जाएगी ई बी माइनस ई ए, है ना। साइक्लिक प्रोसेस देखे थे हम, यहाँ पे ये जो है ए से बी फिर बी से ए, तो ये जो आपका इंटरनल एनर्जी था वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो डेल ई की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी इंटरनल एनर्जी 0 होता है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में हुआ। इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है मोनो, डाई और पॉली एटॉमिक के लिए अलग अलग रहता है। इसके एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ helium gas, 1 मोल ऑफ helium gas is increased by 1 degree centigrade. Hence, its internal energy is, ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बतानी है। ऑप्शन है 7 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है 5 कैलोरी, थर्ड है 3.5 कैलोरी और फोर्थ है 3 कैलोरी। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, जो यूनिट्स है वो रखनी है। ये कैलोरी में दिया है, मतलब आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कैलोरी वाली रखनी। मैंने बताया था SI यूनिट में, CGS यूनिट में अलग अलग होता है। SI यूनिट का क्या वैल्यू था, R की वैल्यू SI यूनिट के लिए 8.314 थी जूल सेकेंड। इसका वैल्यू, इसका यूनिट देखना पड़ेगा। ये आपका SI यूनिट है और 2 कैलोरी, ये जूल में है ना, 2 कैलोरी आपकी किसके थी, CGS यूनिट। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 कैलोरी। अगर कैलोरी में दिया होगा तो आपको 2 रखना पड़ेगा, R की वैल्यू अगर जूल में दिया होगा तो 8.314 रखना पड़ेगा। अब इसमें जो है हीलियम के लिए दिया है, ठीक है, हीलियम गैस के लिए पूछा है, तो हीलियम गैस मतलब क्या हो जाएगा, ये मोनो एटॉमिक होगा, तो CV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2R। ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसके बाद हमको इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो इंटरनल एनर्जी जो है डेल E इज इक्वल्स टू NCV डेल T होता है। ठीक है, ये जो है आपका इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री इसमें इंक्रीज हुआ,
मतलब T1 की वैल्यू पहले 273 केल्विन थी, T2 जो है 273 + 1, मतलब 1 डिग्री इंक्रीज हुआ तो इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 274। लेकिन T2 - T1 क्या हो जाएगा 274 - 273, मतलब 1 केल्विन ही इंक्रीज होगा। ठीक है, केल्विन में ही रखना है। आप इसमें जो है 1 ही आया, जितना दिया उतना ही आया, लेकिन आपको हर बार चेक करना है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो है उसके कारण से भी आंसर गलत आ जाते हैं, तो इसको चेक करना है। तो डेल ई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1 दिया है 1 ही आएगा, इंटू CV की वैल्यू हमने निकाला 3 और इंटू 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 कैलोरी इसका आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ये जो है क्वेश्चन है। अब जो है हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ठीक है, इसका जो है आप कैसे आप इसको बता सकते हैं कि वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम होगा कि ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख के, तो यदि आपका डेल एन जो है आपका टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, जितने भी जो मोल्स होंगे, जैसे कि आपका दिया है Na + Mb गिव्स QC + RD। ठीक है, ये दिया है, तो इसमें जो है डेल N क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है ना, तो गैसियस प्रोडक्ट का ये जो है नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा Q + R - N + M, ये आपकी डेल N की वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू अगर डेल N की वैल्यू, ये सिर्फ आपका गैसियस के लिए, अगर सॉलिड या लिक्विड में दिया हुआ है तो हम उसको नहीं लेते, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 1 होती है। अगर आपका सिर्फ गैस है, ये जो है आपके सारे गैस है, उन्हीं का हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इसके जगह पे एक यदि ये सॉलिड होता तो मैं क्या करती, सिर्फ यहाँ पे R लेती। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ गैसियस, इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डेल Ng यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, और वर्क डन नेगेटिव है मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने कल देखा था, सॉरी बाय द सिस्टम। ठीक है, कल देखा था, इसमें वर्क डन जो है कब होता था, जबकि प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर लगाते थे पिस्टन से, तो इसमें जो है ये पिस्टन जो है नीचे खिसकता था, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता था, कम होता था। V2 ये बाद का वॉल्यूम है और V1 ये पहले का वॉल्यूम है। ठीक है, तो V2 - V1 ये नेगेटिव होता था, मतलब यहाँ पे ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो ये जो है आपका वॉल्यूम नेगेटिव, मतलब वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव है, मतलब ये कौन सा सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम। और जब दूसरे केस में देखे थे कि इसमें नीचे से सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, मतलब बाय द सिस्टम, इसमें ये वॉल्यूम V1 है और ये बढ़ा वाला वॉल्यूम जो है वो V2 है। तो यहाँ पे डेल V जो है V2 - V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब वर्क क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था।
ठीक है, वर्क नेगेटिव होता था, मतलब ये कौन सा सिस्टम होता था, बाय द सिस्टम। तो वर्क जिसमें नेगेटिव होगा वो क्या होगा, बाय द सिस्टम, और उसमें डेल एन जी जो है वो पॉजिटिव। दूसरा, यदि डेल एन जी नेगेटिव है तो यहाँ पे वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ऑन द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा क्यों होता है, जैसे हमने देखा था पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, मतलब जैसा आपका जो प्रेशर हम जैसा वॉल्यूम दिखेगा उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, एन की वैल्यू है। तो जैसे अगर v अगर कम होगा मतलब एन भी कम होगा। यहाँ पे ये जो है v2 माइनस, या फिर हम बोल सकते हैं डेल v जो है वो नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था, तो डेल एन जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डेल वी जो है नेगेटिव है तो डेल एन जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऑन द सिस्टम काम होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसके नंबर ऑफ मोल से हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वर्क जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या ऑन द सिस्टम होगा कि बाय द सिस्टम होगा, ठीक है। इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक और, यदि यहाँ पे डेल एन जी जो है वो ज़ीरो होगा तो डी डब्ल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई वर्क नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 3H2 गैस प्लस N2 गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है, सारे गैस में है, तो इसका जो है डेल एन क्या हो जाएगा, 2 टोटल नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 + 1 4, मतलब -2 हो जाएगा। -2 हो गया, मतलब ये जो है डेल एन जी नेगेटिव हुआ, मतलब यहाँ पे डी डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऑन द सिस्टम। वैसे ही CH4 प्लस 2O2 gives CO2 गैस प्लस H2O गैस, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एन जी जो है, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 + 2 3, 3 - 3 मतलब 0 हो गया, मतलब यहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में, ये देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सॉलिड, ये गैस में, ठीक है। तो ये इसका डेल एन जी हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये जो है सॉलिड में, तो सॉलिड का नहीं लेंगे हम नंबर ऑफ मोल, सिर्फ हम गैस का लेंगे, तो गैस का यहाँ पे 1 मोल है 1, इधर रिएक्टेंट की तरफ भी सॉलिड है और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब डेल एन जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो डेल एन की वैल्यू है उसको देख के हम बता सकते हैं कि वर्क इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम होगा कि बाय द सिस्टम होगा। गुड मॉर्निंग शिल्पी। जय हिंद। चलिए, अब जो है ये आपका हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में, डेल एन जी और वर्क डन कैसे कोरिलेट करते हैं।
अब नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ मैं अभी की टू सक्सेस से क्लास ले रही हूँ, ठीक है। की टू सक्सेस ये एकेडमी है रायपुर में, ठीक है, वहाँ से मैं क्लास ले रही हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो आप सभी जानते हैं, है ना। ये क्या है? इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब ये बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी आप जो भी एक एनर्जी है, जितनी आपने एनर्जी दी है उसको टोटली दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, है ना। क्योंकि ये मतलब क्या हो जाएगा कि आपका सिस्टम कैसा है, 100% एफिशिएंसी है ना। लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती ही है, ठीक है। तो ये एक जो है एक परपेचुअल ऐसा एक परपेचुअल मशीन बनना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहलाता है। इसमें क्या बोलता है, ये आपका इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टोटल एनर्जी और मास जो है वो कांस्टेंट होगा, तो वो आपका कहलाएगा जो जिसमें क्या होगा, आपका टोटल एनर्जी जो है कंजर्व होगा, है ना। मास और एनर्जी कंजर्व होगा तभी वो क्या कहलाएगा, आपका क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या हो जाएगा, Q प्लस W। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना भी हमने एनर्जी दिया वो किसके बराबर होगा, जितना उस जो सिस्टम ने हीट प्रोड्यूस किया, हीट उससे जनरेट हुआ और उसमें जितना वर्क हुआ वही उसके क्या कहलाएगा, एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम देखे भी थे, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन है। इसको मैंने पहले भी देखा था कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है डी जो है वो किसके बराबर होती है, जितना भी हमने जो एनर्जी दी है उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा उस सिस्टम में, और उसमें जो भी वर्क होगा उन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी जैसे मैंने बताया आइसोथर्मल में क्या होता है, डी जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे डी टी 0 हो जाएगा, मतलब डी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, आइसोथर्मल सिस्टम के लिए है। फिर साइक्लिक सिस्टम के लिए भी वही है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी सेम होता है, इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे भी डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू। फिर आइसोकोरिक, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू, यहाँ पे डी डब्ल्यू जो है वो माइनस पी डी वी के बराबर होता है ना। हमने अभी जो है लास्ट क्लास में प्रेशर वॉल्यूम वर्क थ्योरम देखा था,
उसमें जो वर्क था वो किसके बराबर होता है, माइनस पी डी वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी। अब यहाँ पे आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे पी डी वी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डी वी, यहाँ पे ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ पे डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो डी ई यहाँ पे डी ई किसके बराबर था, डी ई इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी के बराबर था, है ना। तो ये डी वी ही इसकी क्या हो जाएगा, डी क्यू के, क्योंकि डी ई किसके बराबर है, डी क्यू के, तो एन सी वी डी टी भी किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फॉर आइसोकोरिक। वैसे ही फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे भी आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म फिर जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू, इसमें भी वही होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जब आइसोबारिक प्रोसेस आता है तो हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, आपकी एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, एनर्जी एट कांस्टेंट, एंथैल्पी जो है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर आ गया कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल, ये जो है आइसोबारिक में प्रेशर ही कांस्टेंट होता है, तो हम एनर्जी एट कांस्टेंट, एनर्जी कौन सा वाला लेंगे जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका डेल एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी, ये हम पढ़ चुके हैं। जो ये जो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो वो किसके रिलेट करता है, आप एंथैल्पी के रिलेशन में होता है। तो यहाँ पे ये जो है बोल सकते हैं हम डेल एच इज इक्वल्स टू डेल क्यू, मतलब डेल एच, ये डेल एच इज इक्वल्स टू डेल क्यू भी हुआ और डेल एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी भी हुआ, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी और डेल इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू डेल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में हुआ। इसमें आपने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वैल्यू देख ली, इसका पहले इक्वेशन देखा क्या होता है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, और इसके बाद इसको अलग अलग प्रोसेसेस में आइसोथर्मल में, आपका साइक्लिक प्रोसेस में जो है आइसोकोरिक और आइसोबारिक में। और एक और देख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू कॉन्स्टेंट हो जाता है, डी क्यू ज़ीरो हो जाता है, तो डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ये सारे जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके सेट नेट है ना, सभी के लिए आपके जो है पूरी मैं कवर करूँगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक में तो बेसिकली आते ही हैं क्वेश्चंस, आप किसी में भी ले लो, चाहे नेट में लो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ले लो, या फिर आप सेट में ले लो, सभी में आपके आते ही हैं। तो मैं जो है इसको इसी बेसिस पे ही पढ़ा रही हूँ कि आपके ये जो है सारे एग्ज़ाम्स में ये काम आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना। एंथैल्पी जो है आपका बोल सकते हैं हम थर्मल चेंज
कांस्टेंट, एंथैल्पी को H से शो करते ना, थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, एंथैल्पी कहलाएगा। अब ये जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, इसको कैसे हम कोरिलेट करते हैं, तो रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना है, एंथैल्पी जो आपका कैपिटल H है और इंटरनल एनर्जी कैपिटल E है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, और ये आप बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी, जितने भी सिस्टम में कोई भी प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी होता है वो आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है, और एंथैल्पी आपका कांस्टेंट प्रेशर में होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में। इन दोनों के बीच का रिलेशन H = E + PV होता है ना, ये दोनों का एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम। इसको अगर हम चेंज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल H = डेल E + PdV। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक कंडीशन के लिए, आइसोबारिक कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल H = डेल E के बराबर हो जाएगा। है ना, या फिर जो हम पीछे देखे थे, डेल H = क्या होता था, N, डेल E = डेल Q, तो डेल H = भी क्या हो जाएगा, डेल Q, सॉरी डेल H = भी क्या हो जाएगा, डेल Q, और डेल H क्या होता था, NCP/dt, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, dQ के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें यदि आप ये जो है एंथैल्पी को अगर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए देखेंगे, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है, जब रिएक्शन होता है उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट भी रिलीज होगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। फिर फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें पता है यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, तब रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे डेल H जो है वो पॉजिटिव होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है ना, डेल H = डेल E + PdV, तो यहाँ पे PdV के जगह पे क्या लिख सकते हो, nRT, डेल nRT। या फिर इसको डेल कर दो सबको, है ना, डेल H = डेल E + P डेल V, ये हो जाएगा डेल nRT। अब डेल V = क्या हो जाएगा, डेल nRT/P। अब इस वाले वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल V इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल H = क्या हो जाएगा, डेल E + डेल nRT/P
और यहाँ पे भी P था, यहाँ पे P कैंसिल हो जाएगा, तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल N RT। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस PdV और डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल N RT। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डेल P डेल V जो आपको पता है डेल N RT है, तो इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, डेल N RT रख सकते हो। ठीक है, इसके अभी तक के जितना पढ़ा है उसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ गैस इज कूल्ड and loses 65 joule of heat. The gas contracts as it cools and work done on the system is 22 joule. Joule is exchanged with the surrounding. What are the value of Q, W and E? ठीक है, तो यहाँ पे इजी ही है। डी ये जो है आपका गैस इज कूल्ड एंड लूजेस 65 जूल ऑफ हीट बोल रहा है, मतलब डी क्यू कितना है 65 है ना। और इसमें लॉस हो रहा है मतलब क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। और ये कैसा प्रोसेस है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो है कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। फिर उसके बाद डी डब्ल्यू वर्क जो है कितना हो रहा है 22 जूल। आपको डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में लगाना है, डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू की वैल्यू -65 प्लस 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 22 करेंगे तो 3 और ये 4 और यहाँ पे माइनस, तो -43 जूल हो गया। तो आपका डी क्यू की वैल्यू पूछा है, इसमें क्यू डब्ल्यू और ई की वैल्यू, तो डी क्यू की वैल्यू आपकी -65 आ जाएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू 22 जूल और डी ई की वैल्यू हो जाएगी -43 जूल। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइस melts at 0 degree centigrade and a constant pressure of 1 atmosphere, one 1440 calorie of heat are absorbed by the system. The molar volume of ice
of ice and water are 0.0196 and 0.0180 लीटर में ना, ये लीटर में दोनों, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम मतलब लीटर में रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट डेल एच एंड डेल ई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। when 1 mole of ice melt at 0 degree centigrade and a constant pressure of 1 atmosphere, 1440 calorie of heat are absorbed by the system, the molar volume of ice and water are, है ना, ये आपका आइस और वाटर का मोलर वॉल्यूम दिया है। कैलकुलेट डेल एच एंड डेल ई। तो सबसे पहले आपको तो क्या क्या दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए। डेल क्यू ये आपका कितना है, 1440 कैलोरी हीट दिया है, और ये किस में, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है। तो एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम में मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर भी दिया है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब क्या हो जाएगा ये 273 केल्विन। टेम्परेचर का तो वैसे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको इसको डायरेक्ट क्या निकालना है, आपको डेल एच एंड डेल ई। तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी होता है, और डेल ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अच्छा, और डेल एच जो है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल एच हो जाएगा, है ना। ये आप देखें कि डेल क्यू किसके इक्वल होता है, डेल एच के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1440, मतलब हमको क्या निकालना है, सिर्फ डेल ई की वैल्यू निकालनी। तो डेल ई प्लस प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, वी आपका हो जाएगा V2 माइनस V1, है ना। तो ये आपका, इसको एक वाटर के लिए और एक जो है आपका आइस के लिए है, तो ये हो जाएगा 0.0196 माइनस 0.0180। ठीक है, तो ये आपका जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को जब हम कैलोरी में चेंज करते हैं तो 24.2 कैलोरी होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना। जब इसको हम कैलोरी में चेंज करते हैं तो कितना करना रहता है, 24.2, और यदि 1 एटमॉस्फेयर को हमको जूल में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 24.2 इंटू 4.18, मतलब ये हो जाएगा 101.156 जूल। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर को यदि हमको कैलोरी में चेंज करना है, CGS यूनिट में चेंज करना है। अब यहाँ पे आपका ये भी कैलोरी में दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको कैलोरी में ही चेंज कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, या ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर जूल में दिया है तो इसको कैलोरी को भी क्या करोगे, जूल में चेंज करोगे। तो कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.18 जूल, है ना। जूल को, कैलोरी को जूल में चेंज करोगे तो आपको 4.18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 1 एटमॉस्फेयर करोगे तो इसको दोनों को पहले कैलोरी में चेंज होगा, फिर उसके बाद जूल में चेंज होगा। तो ये अगर 1 एटमॉस्फेयर को सीधा जूल में चेंज करना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 101.156 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किससे करना है, 1 यहाँ पे आपको कैलोरी में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 24.2 से। ये हो जाएगा 1440 इज इक्वल्स टू डेल ई, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा
610000, ठीक है, इंटू 24.2। इसको सॉल्व करोगे 1440 इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.0387, ठीक है, ये आपका। अब डेल एच आ जाएगा 1440, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0.0387। अच्छा, इसमें जो है आपका क्या बोल रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट्स बोल रहा है ना, तो आइस था पहले, वो किस में हुआ, वाटर में चेंज हुआ। इसका वॉल्यूम कितना था पहले, वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस था 0.0196 और वाटर का था 0.0180। तो ये आपका क्या है, V1 है और ये V2 है, ठीक है, तो V2 माइनस V1 होगा, तो ये हो जाएगा 0.0180 माइनस 0.0196, ठीक है। मतलब ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये वाला जो है 0.0016, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये इधर जाके प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1440.0387 कैलोरी, ठीक है। इसका यूनिट जो है कैलोरी ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, है ना, क्या चीज़ में क्या कन्वर्जन हुआ है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइस है पहले, आइस का जो है आपका वो V1 होगा और ये V2 होगा, और हम जब भी चेंज देखते हैं तो V2 माइनस V1 देखते हैं ना, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा 0.0180 माइनस 0.0196, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0016। तो यहाँ पे इसको ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में करोगे तो ये माइनस में आएगा, और इधर शिफ्ट करोगे तो ये डेल ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप और देख लेना, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहा है तो क्या होगा कि आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर एकदम से बहुत सारा दिखेगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा। और इसका जितना भी अभी तक के लेक्चर फर्स्ट भी देख सकते हो आप, लेक्चर फर्स्ट, अभी आपका लेक्चर सेकेंड है आज, तो जितने भी अभी तक के आपके जितने इक्वेशन करवाई उसको सबको आप नोट करते जाइए, एक फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट करते जाइए, और जितने भी नेट सेट गेट जितने भी आए हुए क्वेश्चंस है उसको आप देखते जाइए, है ना। तो जो जो टॉपिक जैसे जैसे कवर होते जा रहा है तो वैसे वैसे आपके वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाइए, है ना, जिससे कि आपको इसमें ईजी लगे। आगे और भी जो है फॉर्मूले आएंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, अच्छा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है, मैं इसको करती हूँ, है ना, या फिर आपका रिजोल्यूशन कम होगा तो हो सकता है उसके कारण से ठीक नहीं होगा, है ना, तो रिजोल्यूशन आप बढ़ा के देखिए। तो ऐसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक तो आपको इक्वेशन याद हो जाएगा, दूसरा आपको जो है और बहुत सारा जो है बर्डन नहीं लगेगा एक साथ, है ना। तो देखते जाइए ऐसे अभी तक के जितने टॉपिक कवर हुए हैं उस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसको फिर आप देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है।
अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है ना, ये सारे जो है कोरिलेट करता है। तो इसमें है सबसे पहले टी वी गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। या ऐसे भी हो सकता है ये T1 अपॉन T2 V2 गामा -1 अपॉन V1 गामा -1। ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 गामा -1। फिर PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा। या P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 गामा अपॉन V1 गामा। या P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 गामा। फिर लास्ट एक और होता है T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका T1 गामा P1 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू T2 गामा P2 1 माइनस गामा। ये हो जाएगा T1 अपॉन T2, यहाँ पे गामा दोनों तरफ, और ये हो जाएगा P2 अपॉन P1, यहाँ पे गामा 1 माइनस गामा और नीचे भी 1 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 टू द पावर गामा होल टू द पावर गामा और P2 अपॉन P1 होल टू द पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये कुछ जो है फॉर्मूले हैं, इक्वेशन है, ये भी कई बार पूछता है। अब ये जो मेन गामा है ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो Cp अपॉन Cv, इसी की वैल्यू यही किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। ठीक है, Cp आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है और Cv आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपको देखना होगा, तो आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो Cp बाई Cv इज इक्वल्स टू गामा होता है। अब अभी मैंने जो है थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो Cp और Cv की वैल्यू जो है मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए अलग अलग होती है ना। तो हम देख लेते हैं उसको। Cp की वैल्यू तो Cv की वैल्यू देख चुके, Cp की वैल्यू देख लेते हैं। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, ये हो जाएगा Cv, Cp और गामा। तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए बताई थी 3/2R, ये होता है 5/2R और ये होता है 3R। वैसे ही Cp हो जाएगा 5/2R, डायटोमिक के लिए 7/2R और इसके लिए 4R। गामा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cp बाई Cv होता है, मतलब 5/3। ठीक है, 5/3 हो जाएगा आपका 1.66, 7/5 ये आपका होगा 1.4 और 4/3 ये आपका हो जाएगा 1.33। ठीक है, तो गामा क्या क्या हो जाएगा आपका, मोनोएटॉमिक के लिए फर्स्ट के लिए 1.66, डायटोमिक के लिए 1.4 और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.3।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वन मोल ऑफ CO2 gas at 300 Kelvin expanded under adiabatic condition such that its volume becomes 2 times then first find what is the final temperature, और second चलो फर्स्ट ही है इसमें व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमको दिख रहा है, ये जो अभी मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे ये आपका एडियाबेटिक कंडीशन में था, है ना, जो PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और जो आपका TV गामा -1 और ये सारी जो चीज़ें थी वो आपकी एडियाबेटिक कंडीशन के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, T2 पूछ रहा है और इट्स वॉल्यूम बिकम 2 टाइम्स बोल रहा है, मतलब V1 है और V2 क्या हो जाएगा 2 ऑफ V1, है ना, 2 टाइम्स बोल रहा है। 2 टाइम्स मतलब पहले के जो वॉल्यूम था उसका 2 टाइम्स, तो V2 क्या हो जाएगा 2V1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको जो फॉर्मूला रखना है TV गामा -1 वाला, तो ये था T1 T2 अपॉन V2/V1 गामा -1, ये वाला फॉर्मूला है ना। जो जो दिया होगा, आपका प्रेशर नहीं दिया है तो इसमें प्रेशर वाला नहीं रखना है ना, जो जो आपको दिया हुआ होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ है, एक का टेम्परेचर दिया एक का पूछा है तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो। ये होगा 300 अपॉन T2 निकालना है, V2 आपका क्या हो जाएगा 2V1 अपॉन V1। अब ये जो है आपका ये आपका पॉलीएटॉमिक है ना, CO2 जो है आपका पॉलीएटॉमिक है, तो पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या थी 1.33 थी, तो ये हो जाएगा 1.33 -1, 300 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V1 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 0.33। अच्छा, ये जो आप सॉरी आपका 2 टाइम्स नहीं है 27 टाइम्स है ना, ये 27 है, तो ये आपका 27 होगा। अच्छा, अब ये जो है 27 जो है सॉरी 0.33 जो है के जगह आप क्या लिख सकते हो 1/3, है ना, 1/3 करोगे तो इसका क्या आएगा वैल्यू 0.33 ही आएगा। ठीक है, मतलब मैं 0.33 के जगह क्या लिख सकती हूँ 1/3 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 300/T2, ये 3 का क्यूब होता है, 3 3 ज़ा
9 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। 3 क्यूब इंटू 0.33 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हुआ, तो 300 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 3, तो T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 300 अपॉन 3, है ना, ये इधर चले गया, इधर आ गया, तो 300/3 मतलब 100 केल्विन। तो टेम्परेचर जो है जब इसका वॉल्यूम को 27 टाइम्स जो है बढ़ा दिए तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख भी रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम को बढ़ाओगे 27 टाइम्स तो टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा। तो पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया 100 केल्विन हो गया है। ठीक है, वैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड। A given mass of gas at 0 degree centigrade is compressed irreversibly and adiabatically to a pressure 20 times of initial pressure. Calculate the value of final temperature of the gas. अब इसमें गैस कौन सा है वो नहीं बताया, मोनो है, डाया है, पॉली है, इसलिए इसमें गामा की वैल्यू दे दी है 1.42। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला, टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रेशर के रिस्पेक्ट में है। T1 आपका 0 डिग्री केल्विन है, मतलब 273 केल्विन। प्रेशर जो है 20 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, मतलब P2 इज इक्वल्स टू 20 ऑफ P1। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा T गामा P गामा माइनस 1 माइनस गामा, ये होता था T1 अपॉन T2 और इधर P2 अपॉन P1 1 माइनस गामा। ये आपका हो जाएगा T1 जो है 273 केल्विन अपॉन T2, गामा की वैल्यू है 1.42 इज इक्वल्स टू P2 जो है आपका 20 P1 अपॉन P1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1.42। 273 अपॉन T2 1.42 इज इक्वल्स टू 20.42।
इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.42 की जगह पे आ जाएगा 7/5 और इसके जगह पे 2/5। ठीक है, इसमें 1.42 को क्या लिख सकते हैं 7/5 और इसमें लिख सकते हैं इसको 2/5। अब इसको जो है दोनों को क्यूब रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 क्यूब टू द पावर 5 करोगे तो दोनों की तरफ क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 273/T2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 20 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करोगे T2 टू द पावर 7, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे T टू द पावर 7, 273 टू द पावर 7 अपॉन T2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 20 टू द पावर 2। T2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 273 टू द पावर 7 अपॉन 20 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करना, इसका आंसर लगभग आना चाहिए 662.16 केल्विन। वैसे इतना टफ नहीं देगा, है ना। तो ये जो आप देख लेना सॉल्व करके, और नहीं भी आपको समझ में आएगा तो इसके कैसे आप फॉर्मूला रख रहे हो वो आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, इतना टफ नहीं देगा, थोड़ा ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व होने इतना टफ नहीं देते हैं, आप डायरेक्टली निकाल सके ऐसा बस देते हैं, है ना। तो इसको आप देख लेना, ठीक है। अब हम वर्क डन जो है हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़े थे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब वर्क डन जो है हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, देखे थे हम जो है रिवर्सिबल जो है आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए देखे थे, है ना, आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। और एक देखे थे हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब देखेंगे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो इसमें जैसे हम उसमें देखे थे dW इज इक्वल्स टू माइनस PdV, इसको आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, तो ये हो जाएगा dW इंटीग्रेशन V1 से V2 इज इक्वल्स टू माइनस PdV V1 से V2। तो ये आपका तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे W आ जाएगा, इधर हो जाएगा। अच्छा, ये आपका ये W हो गया और इधर बचेगा माइनस PdV V1 V2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एडियाबैटिक कंडीशन में क्या देखे हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। मतलब P के जगह में क्या लिख सकती हूँ, K अपॉन V गामा, V टू द पावर गामा, या फिर ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो K
वी टू द पावर माइनस गामा। अब इस वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के वी टू द पावर माइनस गामा डेल वी, ये आपका V1 से V2। अब यहाँ पे K तो कांस्टेंट निकल जाएगा, K कांस्टेंट हुआ तो W इज इक्वल्स टू माइनस के वी टू द पावर माइनस वी माइनस गामा डी वी, V1 से V2। अब इसका इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स टू द पावर n होता है आपका एन एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस के, इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये हो जाएगा V गामा में क्या है माइनस, n की वैल्यू क्या है माइनस गामा, तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस के V टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस गामा V2 से V1। अब ये जो है 1 माइनस गामा, इसको बाहर लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल्स टू माइनस के 1 माइनस गामा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे तो V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। अब इस k को अंदर लिखते हैं तो W इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस गामा के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा। अब ये k की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये PV गामा, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P2 V2 1 माइनस गामा, है ना। यहाँ पे k की जगह पे ये V2 के साथ है तो इसको P2 V2 की दिए कर दिए, और यहाँ पे V1 के साथ है तो P1 V1 1 माइनस गामा। ये V2 आएगा ना, V2 गामा आएगा इसमें। अब देखो यहाँ पे V2 गामा है और यहाँ पे V2 1 माइनस गामा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 गामा, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ऐड होता है, प्लस 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा प्लस 1 माइनस गामा। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गामा W इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1।
तो ये जो है आपका, इसको आप माइनस को चेंज भी कर सकते हो, माइनस है तो पॉजिटिव में ला सकते हो, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1। तो ये वर्क डन बाय इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन फॉर एन आइडियल गैस कंडीशन में। ठीक है, ये जो फाइनल आया है इक्वेशन W इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, तो ये जो आपका किसके लिए हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। यदि आप इरिवर्सिबल में लेते हैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल जो है आपका दो कंडीशन में होगा। एक केस 1 जो है फ्री एक्सपांशन, ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन देता है ना, फ्री एक्सपांशन के लिए क्या होगा इरिवर्सिबल, ये आपको इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ऐसा देता है। तो ये जो आपका फ्री एक्सपांशन है मतलब ये वैक्यूम कंडीशन है। ठीक है, वैक्यूम कंडीशन में जैसे आपने आइसोथर्मल में देखा था, एडियाबैटिक में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे W की वैल्यू जो है वो वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्री एक्सपांशन है। W इज इक्वल्स टू होता है माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर डेल V। अब ये फ्री एक्सपांशन है तो फ्री एक्सपांशन तो कितना भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये जो है V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल V की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब W क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसमें केस 2, when ideal gas is expanded adiabatically from volume V1 to V2। अब ये जो आपका पहले वैक्यूम तक के गया, मतलब एक फ्री एक्सपांशन था, कितना भी जा सकता था। अब यहाँ पे हमने इसको जो है फिक्स कर दिया है V1 से V2 के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, D इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को V1 से V2 कर दिया है, तो इसके लिए हो जाएगा DW की वैल्यू जो है DQ के बराबर होगी, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा NCV dt, DQ DH है ना, तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस NCV dt।
ठीक है, तो ये जो है आपका वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए दो केस है। फ्री एक्सपांशन के लिए W जो है वो 0 हो जाता है, और सेकेंड जब हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं V1 से V2 के लिए, तो यहाँ पे dW की वैल्यू क्या हो जाती है, NCV/dt, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू DQ प्लस NCV/dt हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी मैंने बताया था, ये जो है कोई भी सब्सटेंस का यदि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है वही आपकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature through 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका हीट कैपेसिटी कहलाता है। ये आपका दो टाइप के होता है, एक होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस जो है 1 ग्राम सब्सटेंस ने यदि उसका जो हीट बढ़ाने, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट लिया वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ substance to raise the temperature through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C स्पेसिफिक ये हो जाएगा Q अपॉन M T2 माइनस T1। ठीक है, ये आपका जितना जो उसका मास था उसमें जितना उसने हीट लगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस to raise the temperature through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C मोलर। Q अपॉन N T2 माइनस T1, ये आपका ग्राम में है और ये जो है आपका मोल में है। तो मोल में रहता है उसको हम N से शो करते हैं। एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो CM इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन T2 माइनस T1। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक से देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक dq इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW होता है। ठीक है, या फिर हम Q के फॉर्म में लिखेंगे, या इसको यदि हम dW के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस PdV, तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू DQ
माइनस पी डी वी, और डी क्यू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसको चेंज के फॉर्म में लिखेंगे तो सी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी अपॉन टी टू माइनस टी वन, या डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए था, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको फिर मैं बताई थी, दो टाइप के होते हैं ये, एक आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही सेम को यदि आप कांस्टेंट प्रेशर में रख दें तो आपको आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि इसी चीज़ को आप वॉल्यूम में रख दें कांस्टेंट वॉल्यूम में तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। ये आपका डेल एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी होता था, ये होता था डेल ई इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। या इसको अगर एक मोल के लिए देखेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फॉर वन मोल सी पी इज इक्वल्स टू इसको डेल कर दो डी, सी पी इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा आपका सी वी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला है, सब आपको याद करना है, फॉर्मूले जितने भी लिखवाते जा रही हूँ सब आपको याद होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है फॉर्मूला से, एकदम न्यूमेरिकल ना देके डायरेक्ट भी इसमें बहुत आता है, खासकर सेट वगैरह में, है ना। तो आपको फॉर्मूले जो है जितने भी है बता रही हूँ वो सारे आपको याद रहने हैं, याद करने हैं। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। तो फर्स्ट रिलेशन तो आपको पता ही होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और एक और रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, सी पी बाई सी वी इज इक्वल्स टू गामा। फिर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस इंटू वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सारे रिलेशन है, आय का कैसे डिराइव करने का नहीं आता, बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर वन प्लस टू ए बाय आर टी वी फॉर रियल गैस है ये, फॉर रियल गैस। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी वी बाई बीटा। ये आपका जो आइसोथर्मल एक्सपांशन पढ़े थे, है ना, एक्सपांशन फैक्टर और एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना, पिछले क्लास में देख लेना, तो ये वही वैल्यू है अल्फा और बीटा। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्क्वायर
इंटू dV/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में इन लोग का फर्स्ट थर्मोडाइनमिक स्टेट, सेकेंड थर्मोडाइनमिक स्टेट, जूल थॉमसन इफेक्ट है ना, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।